दुनिया में अपनी कैटेगरी में सबसे सेफेस्ट कहे जाने वाला बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान आज भारत के इतिहास में ऐसा क्रैश होने वाला सबसे हृदय विदारक घटना वाला प्लेन बन जाता है। ये फ्लाइट जो एयर इंडिया की 171 फ्लाइट थी और विमान जो था वो था बोइंग का 787। आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं कि ये जो प्लेन है, ये विमान है, ये क्यों क्रैश हुआ, इसके संभावित कारण क्या रहे होंगे। देखो, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये प्लेन जो है इसने उड़ान भरी थी अहमदाबाद से और अहमदाबाद से ये जाने वाला था लंदन। और ये जो प्लेन है ये आमतौर पर लंबी दूरी का प्लेन है। इस प्लेन के बारे में हम कुछ चीजें जानेंगे कि ये प्लेन है कैसा है। पहली बात हम देखते हैं कि ये रनवे 3000 मीटर का ये रनवे है और इस रनवे में यहां पर ये उड़ान भरता है 1:38 को दोपहर में और 1:40 पर ही ये जाकर क्रैश हो जाता है। और क्रैश कहां पर होता है? मेडिकल इंटर्न्स के जो छात्र हैं उस हॉस्टल में होता है जहां पर वो दोपहर के समय लंच कर रहे होते हैं। इस वक्त 50 से 60 लोग वहां पर मौजूद थे और वो खाना खा रहे थे। अब जरा सोचिए कि आप लोग अपने घर में बैठकर या कहीं भी हॉस्टल में, कॉलेज में आप खाना खा रहे हो और एकदम से ही आप पर ऐसी आपदा आ जाए, ऐसे एकदम से ही ऊपर से आकर आप पर विमान गिर जाए, तो आप कुछ कर पाएंगे? ऐसा ही कुछ उन 50-60 मेडिकल छात्रों के साथ में हुआ। हम यहाँ पर बात करते हैं वीडियोस, अगर बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आप अगर वीडियोस देखें तो ये धुएं का गुब्बार उठा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। इस वीडियो में आप देखेंगे कि धुएं का गुब्बार उठ रहा है और ये है वो एक्चुअल में प्लेन का वीडियो जो उड़ता है। इसने उड़ान भरी है, ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। देखना आप एक बार, ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है और बस यहां पर इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि ये आग का जो गुब्बार है ये उड़ता है और ये प्लेन क्रैश हो जाता है। इस प्लेन के अंदर 242 लोग सवार थे। यहां पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी इसमें सवार थे। सूत्रों ने ये बताया है कि ये जो विजय रूपाणी जी है ये अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे और बीच में ये प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि देखो, ये जो प्लेन है 11 साल पुराना है। भारत ने इस प्लेन को 2013 के अंदर परचेज किया था। बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर ये प्लेन है और एयर इंडिया की 171 ये फ्लाइट है। इसने अपनी पहली उड़ान 2014 में भरी थी और इस प्लेन की अगर कैपेसिटी की बात करें तो इस प्लेन के अंदर फ्यूल कैपेसिटी 1,26,206 लीटर की कैपेसिटी है। आप सोचिए कि एक प्लेन का कितना बड़ा फ्यूल टैंक है कि इसमें लगभग 1.25 लाख लीटर पेट्रोल है और इसका जो पेट्रोल होता है वो जेट फ्यूल होता है। दोस्तों, ये जो विमान है, इस विमान से संबंधित पहले भी बहुत सारी चीजें आ चुकी है, जैसे कि 2013 के अंदर इसके अंदर तकनीकी खामियां आई थी। और तकनीकी खामियां कौन सी आई थी कि लिथियम आयन बैटरी में आग लगी। 2013 के अंदर लिथियम आयन बैटरी में आग लगती है। 2020 के अंदर इसके जो बॉडी के जोड़ हैं, इन जोड़ों के अंदर खामी पाई जाती है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बोइंग, इसने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। विसल ब्लोअर सेम साले उन्होंने आरोप लगाया था 2024 में कि इस विमान के जो हिस्से हैं वो ठीक से नहीं जुड़े हैं, लेकिन बोइंग फिर से इन आरोपों को खारिज कर देता है। 2024 के अंदर जॉन बॉर्नेट ने भी सुरक्षा संबंधी चेतावनी दी थी और इन्होंने ये कहा था कि ये जो बोइंग है इसने सुरक्षा की जगह इसकी स्पीड और इसकी कॉस्टिंग कम करने पर ध्यान दिया है, इसकी सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया है। बाद में ये जो जॉन बॉर्नेट है, इनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो जाती है और इसके बाद में इसकी जो सेफ्टी है और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, इस पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। खैर, ये जो प्लेन है ये अपनी कैटेगरी का सबसे सेफेस्ट प्लेन माना जाता है। फिर भी इसके क्रैश होने के क्या कारण हो सकते हैं? अगर हम कारणों पर चर्चा करते हैं, कारणों पर बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जो इस प्लेन को उड़ा रहा था वो पायलट जो है वो क्या क्वालिफाई था या नहीं था। तो इसके जो पायलट थे उनका नाम था सुमित सुबरवाल
और ये जो सुबरवाल है, इनको एक्सपीरियंस था 8,200 घंटे फ्लाइट उड़ाने का। और इन ये एलटीसी इनको बोला जाता है, और एलटीसी का मतलब होता है कि जो अपने इनको इतना एक्सपीरियंस था कि ये जो नए पायलट आते हैं उन पायलट्स को भी क्या दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। अच्छा, दूसरा कारण हम सोच सकते हैं कि क्या मौसम खराब था। तो मौसम उस वक्त का ऐसा था कि जो हवा की स्पीड थी वो 3 kT थी, और टेम्परेचर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर भी सही है, हवा की जो स्पीड है वो भी ऐसा कोई खास नहीं है कि जिससे कि कोई फर्क पड़े। विजिबिलिटी जो है वो भी 6,000 मीटर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सीधा सीधा इसमें कोई ना कोई टेक्निकल खामी है। हालांकि इसकी जो कमियां हैं वो जब इसका ब्लैक बॉक्स जो इसका रिट्रीव करेंगे तब जाकर हमारे सामने इसकी सारी सूचनाएं आएगी। हर प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, उस ब्लैक बॉक्स से ही आपको जानकारी मिलती है कि प्लेन के अंदर क्या खामी आई जिसकी वजह से ये क्रैश होता है। एक व्यक्ति है आकाश वत्सा करके, इन्होंने ट्वीट किया कि मैं इस फ्लाइट में 2 घंटे पहले बैठा था, और इन्होंने कुछ वीडियोस भी पोस्ट किए हैं कि इस फ्लाइट के अंदर इसकी स्क्रीन काम नहीं कर रही थी, इसके जो एसी वेंट्स है वो काम नहीं कर रहे थे, अगर ये स्क्रीन पे टच करते हैं तो कहीं भी मैप वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा था, और इनको कुछ अनयूजुअल सी चीजें लगी थी। और इन्होंने ट्वीट करके एयर इंडिया को कहना भी चाहा कि आपके इस बोइंग 787 जो फ्लाइट है, इस फ्लाइट में ऐसी तकनीकी खामियां हैं, हो सकता है ऐसी सॉफ्टवेयर गड़बड़ियां आई हो। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। यह है विजय रूपाणी जी, जो गुजरात के पूर्व सीएम है, जो इस हादसे के अंदर ये भी नहीं रहे हैं। इस हादसे के अंदर आप ये इस परिवार की तस्वीर देख सकते हैं, ये एक डॉक्टर फैमिली है, इनकी ये पूरी फैमिली है, और इनकी इसी प्लेन के अंदर ये लास्ट सेल्फी है। इनके 2 बच्चे हैं, इनकी वाइफ है, ये कंप्लीट फैमिली आप देखो। इस फैमिली की ये लास्ट तस्वीर है। बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है। हालांकि जाको राके साइया मार सके ना कोई, वो कहावत है, और वो कहावत इस प्लेन के अंदर आप जब इस एक्सीडेंट को देखते हो तो आपको लगता है कि कोई नहीं बचा होगा, लेकिन एक पैसेंजर है, और पैसेंजर की टिकट पे नाम भी लिखा हुआ है। ये 11A इनकी सीट है, और इनका नाम है रमेश विश्वास कुमार। रमेश विश्वास कुमार जो है, इसके अंदर इकलौते ऐसे व्यक्ति है जो बचे हैं। आप इनको यहां चलते हुए देख सकते हैं, ये वीडियो आप देखिए एक बार के लिए। हालांकि ये कैसे बचे हैं कैसे नहीं बचे हैं, ये सब चीजें तो जब इनके इंटरव्यूज आएंगे तभी हमें चल पाएगी। लेकिन ये ऐसा मिरेकल, ऐसा चमत्कार हुआ है कि 242 लोगों का जो कैपेसिटी थी उनमें से एक व्यक्ति ये बचे हैं। और ये रमेश विश्वास कुमार, इसके अंदर कोई जादू से ये कम नहीं है, कोई मिरेकल से ये चीज कम नहीं है। यहाँ पर एयर इंडिया की जो ओनर कंपनी है टाटा ग्रुप, और टाटा ग्रुप ने इस जो त्रासदी उसमें जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। और जो लोग मेडिकल के अंदर थे, कॉलेज के अंदर, उनको भी 1 करोड़ की सहायता दी जाएगी टाटा ग्रुप की सहायता से। और यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह का स्टेटमेंट आता है कि जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि किसी को भी बचाना मुमकिन नहीं था। और ये इनका एक स्टेटमेंट है, और बात सही भी है। इतने बड़े टेम्परेचर, इतना खतरनाक टेम्परेचर के अंदर किसी भी व्यक्ति को बचाना संभव नहीं था। अब इंडियन मीडिया का गिरा हुआ स्तर आप देखिए कि इंडियन मीडिया जब परिजन जा रहे थे उस घटना स्थल पर अपनों से मिलने के लिए, वो देखने के लिए कि मेरा व्यक्ति जो इसमें इस हादसे का शिकार हुआ है, उनके पास जा रहे तो मीडिया क्या करती है, मीडिया उनके चेहरे के अंदर, उनके मुंह के अंदर ऐसे माइक ठूंसती है और बताती है आपको कैसा लग रहा है, आपके परिवार का आदमी मर चुका है। आप जरा सोचिए, इतनी संवेदनहीनता ये मीडिया दिखा रही है। और इंडियन मीडिया की थू थू आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय भी आपने देखा था, और इस समय भी आपने देखा है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। जो पीड़ित हैं उन पीड़ितों के साथ में कम से कम इस तरीके के घटनाएं मीडिया पर्सन्स को नहीं करना चाहिए। मीडिया पर्सन को थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अभी इस सेशन को एंड करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसके और क्या संभावित कारण हो सकते हैं। क्या कोई टेक्निकल खामी इसकी का कारण थी? और जो क्या पायलट ने कोई चेतावनी दी थी? हालांकि एक बात आई है कि पायलट जो है उसका लास्ट जो कॉल है उसने ये कहा था मेड डे। ये मेड डे शब्द होता है, ये फ्रेंच का शब्द है और इस शब्द का मतलब होता है मदद करो। और ये 3 बार बोला जाता है, मेड डे मेड डे मेड डे, यानी मदद करो मदद करो मदद करो। लेकिन पायलट ने एक ही बार बोला और एक ही बार में प्लेन क्रैश हो। ऐसी घटनाएं बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। हम लोगों को ऐसी घटनाओं पर ऐसे संवेदनशील वीडियोस पोस्ट करने से बनाने से बचना चाहिए। और जो उस समय जो पीड़ित होते हैं, अगर आप घटनास्थल पर मौजूद हैं तो उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए। ना कि हम ऐसी दुनिया बनाएं जिस पर हम सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दे रहे हो। हम सब एक कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे तो कंटेंट देखने वाला कौन बचेगा? हमें इस तरीके के कंटेंट बनाने पर कम ध्यान देकर एक्चुअल में अगर ऐसी घटना होती है तो उस पर लोगों को बचाने पर, उनको सहायता प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए।